आज हम एक प्रश्न लेते हैं। 2n कणों को दो एक समान बॉक्सों में वितरित करना है। वितरण n+s n-s की प्रायिकता ज्ञात करें। s/n is much less than 1। प्रायिकता व s/n के बीच ग्राफ को समझाइए। तो हमें 2n कणों को दो एक समान बॉक्स में वितरित करना है। माना 2n कणों को दो एक समान बॉक्सों में वितरित करना है। सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था होगी nn। सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था वह है जिसकी प्रायिकता सबसे अधिक होती है। तो सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था वो होगी जब दोनों बॉक्स में समान कण हो। तो यदि 2n कण हैं और इनको दो बॉक्स में वितरित करना है तो सबसे अधिक प्रायिकता इस बात की होगी कि दोनों भाग में n कण हैं। तो स्थूल अवस्था nn, पहले भाग में n कण, दूसरे भाग में भी n कण, इसकी प्रायिकता सबसे अधिक होगी और इसकी प्रायिकता को हम लिख रहे हैं Pnn। nn स्थूल अवस्था की प्रायिकता Pnn बराबर होगी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1/2 टू द पावर n। nn स्थूल अवस्था की प्रायिकता इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। यदि हम स्थूल अवस्था Rn-r लेते हैं तो इसकी प्रायिकता होती है Ncr/2 टू द पावर n। यदि n कण दो भागों में वितरित करने हैं, स्थूल अवस्था ले रहे हैं Rn-r, एक भाग में r कण है, दूसरे में n-r कण है, तो इस स्थूल अवस्था की प्रायिकता P बराबर है Ncr/2 टू द पावर n। और Ncr का मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो प्रायिकता हो गई 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। नीचे 2 टू द पावर n इसलिए आ रहा है कि n कण है और दो भागों में वितरित कर रहे हैं। आगे फैक्टोरियल n जो ऊपर लिखा है, ये फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल है कुल कणों की संख्या n का। नीचे दो फैक्टोरियल हैं, एक फैक्टोरियल r और दूसरा फैक्टोरियल n-r। तो नीचे फैक्टोरियल है पहले भाग में कणों की संख्या जो r है और मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फैक्टोरियल है n-r का जो दूसरे भाग में कणों की संख्या है। तो इस तरह से Rn-r स्थूल अवस्था की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर होगी 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ऊपर फैक्टोरियल है कुल कणों की संख्या, नीचे फैक्टोरियल है पहले भाग में कणों की संख्या
और फिर फैक्टोरियल है दूसरे भाग में कणों की संख्या। तो यदि हम 2n कणों को दो भागों में बांट रहे हैं और स्थूल अवस्था ले रहे हैं nn, तो इसकी प्रायिकता होगी फैक्टोरियल 2n। ऊपर तो फैक्टोरियल है कुल कणों की संख्या का, जो फैक्टोरियल 2n। नीचे फैक्टोरियल n, पहले भाग में कणों की संख्या का फैक्टोरियल, इंटू फैक्टोरियल n, दूसरा फैक्टोरियल n है दूसरे भाग में कणों की संख्या n का फैक्टोरियल, और साथ में है इंटू 1/2 टू दी पावर, ये 2 टू दी पावर n न होके यहाँ 2 टू दी पावर 2n होगा, क्योंकि यहाँ हम 2n कणों को 2n कणों को दो भागों में वितरित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आएगा 1/2 टू दी पावर 2n। इसको करेक्ट कर लें, ये 1/2 टू दी पावर n न होके 1/2 टू दी पावर 2n है, क्योंकि 2n कणों को दो भागों में बांट रहे हैं। तो सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था वो है जिसमें दोनों भागों में, दोनों बॉक्स में कणों की संख्या समान है, यानी nn, n पहले भाग में n दूसरे भाग में। इस स्थूल अवस्था nn की प्रायिकता इस तरह से दी जा रही है, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1/2 टू दी पावर 2n। ऊपर फैक्टोरियल है कुल कणों की संख्या का, जो 2n है। नीचे दो फैक्टोरियल हैं। पहला फैक्टोरियल है फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल है पहले बॉक्स में कणों की संख्या का। फिर दोबारा है फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल है दूसरे भाग में कणों की संख्या का, जो वो भी n है, और साथ में है 1/2 टू दी पावर 2n। दो भाग हैं, दो बॉक्स हैं और 2n कण हैं। यहाँ पर 2 टू दी पावर n की जगह पर 2 टू दी पावर 2n कर लें। अब यह सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, nn, दोनों भाग में बराबर कण। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें। यदि हम पहले भाग में कणों की संख्या को n की बजाय n प्लस s ले लें, s बहुत छोटी राशि मान लें n की तुलना में, तो हमने n में थोड़ा सा परिवर्तन किया, n प्लस s, पहले भाग में कणों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी, n प्लस s कर दी, तो दूसरे भाग में कणों की संख्या हो जाएगी n माइनस s, क्योंकि कुल कण है 2n। तो अब हम ये दूसरी स्थूल अवस्था ले रहे हैं, n प्लस s, n माइनस s। एक भाग में कणों की संख्या n प्लस s, दूसरे भाग में कणों की संख्या n माइनस s। s n की तुलना में बहुत छोटा है। जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था थी nn, इसमें हमने थोड़ा सा ही चेंज किया है। पहले भाग में n प्लस s किया, n में हमने प्लस s किया, और तो दूसरे भाग में n से माइनस s माइनस होगा। अब इतना थोड़ा सा चेंज करने पर जो नई स्थूल अवस्था आ रही है n प्लस s, n माइनस s, इसकी प्रायिकता लिखें तो ये प्रायिकता p n प्लस s n माइनस s होगी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस s इंटू फैक्टोरियल n माइनस s इंटू 1/2 टू दी पावर 2n।
ऊपर फैक्टोरियल 2n, ये फैक्टोरियल है कुल कणों की संख्या का जो 2n है। नीचे फैक्टोरियल है n+s जो पहले भाग में कणों की संख्या है उसका फैक्टोरियल, इनटू फिर दूसरा फैक्टोरियल है जो दूसरे भाग में कणों की संख्या है n-s उसका फैक्टोरियल, और इनटू 1/2 टू दी पावर 2n। 2n कण हैं, दो भागों में बांटे। तो ये दो प्रायिकताएं हम ले रहे हैं, एक सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था जो nn है उसकी प्रायिकता, और दूसरी एक अन्य स्थूल अवस्था ली है जो इसमें हमने पहली nn जो सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और नई स्थूल अवस्था मिली n+s n-s इसकी प्रायिकता। अब इन दो प्रायिकताओं का अनुपात हम ज्ञात करें, इसको हम r से लिखेंगे। r रेशियो है, अनुपात है इन दोनों प्रायिकताओं का। ऊपर हम ले रहे हैं p n+s, n-s, n+s n-s स्थूल अवस्था की प्रायिकता, और नीचे ले रहे हैं p nn स्थूल अवस्था की प्रायिकता। इन दोनों प्रायिकताओं का अनुपात, इसको हम r से लिख रहे हैं, रेशियो है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भाग दे दें समीकरण 1 से, तो हमें मिलेगा p n+s n-s अपॉन p nn। जब हम इन दोनों इक्वेशंस का भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर रहे हैं, तो 1/2 टू दी पावर 2n ये दोनों इक्वेशन में है, भाग देने पर ये टर्म कट जाएगी। फैक्टोरियल 2n ये भी दोनों में आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इतना बचेगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n+s इंटू फैक्टोरियल n-s। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर हमें मिल रहा है ये इन दो प्रायिकताओं का अनुपात, रेशियो ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज। r से लिख रहे हैं, रेशियो है, अनुपात है इन दो प्रायिकताओं का। तो यह हो गया फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n+s इंटू फैक्टोरियल n-s। अब हम इसका लॉग ले लें, r इसका लॉग लें तो ये हुआ log r। इस लॉग को हम ln से लिख रहे हैं, ये लॉग ही है e बेस पर, तो log e बेस पर इसको ln लिख रहे हैं। तो log r लॉग लेने पर ये बराबर होगा 2 log फैक्टोरियल n। ऊपर है फैक्टोरियल n का स्क्वायर, इसका log होगा 2 log फैक्टोरियल n। यहाँ log फैक्टोरियल n ही लिखा है, इसके पहले 2 और लिख लें, तो ये होगा 2 log फैक्टोरियल n। फिर नीचे दो टर्म है फैक्टोरियल n+s और फैक्टोरियल n-s, इनका लॉग माइनस में आएगा, माइनस log फैक्टोरियल n+s माइनस log फैक्टोरियल n-s। पहली टर्म में करेक्ट कर लें, ये log फैक्टोरियल n ने होके है 2 log फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल n का स्क्वायर इसका log होगा 2 log फैक्टोरियल n। तो पहली टर्म है 2 log फैक्टोरियल n, और log फैक्टोरियल n स्टर्लिंग के सूत्र से इसको हम लिख सकते हैं n log n माइनस n। ये फार्मूला याद रखें, ये सूत्र याद रखें, स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग का सूत्र log फैक्टोरियल n बराबर है n log n माइनस n। और इसी फार्मूले का यूज हम अगली दो टर्म में भी करेंगे, जो हैं log फैक्टोरियल n+s और log फैक्टोरियल n-s। फार्मूला यही है,
log फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n। अगली टर्म में है माइनस log फैक्टोरियल n प्लस s, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दें और अब log फैक्टोरियल n प्लस s की वैल्यू होगी n प्लस s log n प्लस s माइनस n प्लस s। इसी फार्मूले में n log n माइनस n के फार्मूले में ही हम n की जगह n प्लस s लिख दें तीनों जगह, तो हमें यह टर्म मिल जाएगी n प्लस s log n प्लस s माइनस n प्लस s। इसी तरह से लास्ट टर्म में आएगा माइनस log फैक्टोरियल n माइनस s, तो माइनस अब ब्रैकेट के अंदर है log फैक्टोरियल n माइनस s, ये होगा n माइनस s log n माइनस s माइनस n माइनस s। n log n माइनस n के फार्मूले में n की जगह n माइनस s लिखते हैं तीनों जगह। इस तरह से स्टर्लिंग का सूत्र काम में लें तो log r बराबर हो गया 2 इंटू n log n माइनस n माइनस n प्लस s log n प्लस s माइनस n प्लस s माइनस n माइनस s log n माइनस s माइनस n माइनस s। ब्रैकेट को खोल लें तो ये हो जाएगा 2n log n माइनस 2n, पहला ब्रैकेट खोलने पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आएगा माइनस n प्लस s log n प्लस s प्लस n प्लस s। अगला ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा माइनस n माइनस s log n माइनस s प्लस n माइनस s। अब हम देखेंगे कि ये माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, आगे है यहाँ पर हमें मिल रहा है प्लस n और फिर दोबारा मिल रहा है प्लस n, तो प्लस के 2n है और माइनस के भी 2n है, ये कैंसिल हो गए। इसी तरह से यहाँ ये n प्लस s है, इसमें प्लस s है और यहाँ n माइनस s है, यहाँ माइनस s है, तो ये s भी कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म बचेंगी वो अब ये है 2n log n माइनस n प्लस s इंटू log n प्लस s माइनस n माइनस s इंटू log n माइनस s। पहली टर्म ऐसे ही लिखी रहने दें 2n log n। दूसरी टर्म को हम इस तरह से लिखें माइनस n प्लस s और अब log n प्लस s को लिखें log n इंटू 1 प्लस s अपॉन n। n प्लस s में से n कॉमन ले लिया जिससे ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस s अपॉन n। इसी तरह से अगली टर्म में भी log n माइनस s को लिख लें log n इंटू 1 माइनस s अपॉन n। यहाँ भी log के आगे n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस s अपॉन n। अब ये बराबर होगा 2n log n माइनस n प्लस s इंटू, अब हम log n इंटू 1 प्लस s अपॉन n को लिखेंगे log n प्लस log 1 प्लस s अपॉन n। यहाँ भी सुधार कर लें log n प्लस log 1 प्लस s अपॉन n, ये log 1 माइनस s अपॉन n की बजाय log 1 प्लस s अपॉन n। log a b बराबर होगा log a प्लस log b। इसी तरह से अगली टर्म है माइनस n माइनस s, इसके बाद ब्रैकेट लगा के लिखें log n इंटू 1 माइनस s अपॉन n को लिखेंगे log n प्लस log 1 माइनस s अपॉन n। अब ये ब्रैकेट और खोल दें तो हमें मिलेगा 2n log n माइनस
n log n माइनस s log n, और इसके बाद माइनस n प्लस एस लॉग वन माइनस log 1 प्लस एस अपॉन एन। ऊपर की टर्म में भी log 1 प्लस एस अपॉन एन ही कर लें, नीचे सही है ये log 1 प्लस एस अपॉन एन। आगे फिर आएगा माइनस n log n प्लस एस log n, ये इक्वल टू नहीं है, माइनस n log n के बाद प्लस एस log n, और फिर है माइनस log माइनस n माइनस एस इंटू log 1 माइनस एस अपॉन एन। अब ये 2n log n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आगे आ रहा है माइनस n log n और एक जगह और आ रहा है माइनस n log n, तो 2n log n ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा जो टर्म बची वो ये है माइनस n प्लस एस log 1 प्लस एस अपॉन एन, और दूसरी टर्म है माइनस n माइनस एस log 1 माइनस एस अपॉन एन। ये दो टर्म अब बची है। पहली टर्म है माइनस n प्लस एस के बाद log 1 प्लस एस अपॉन एन का यदि हम विस्तार करें तो log 1 प्लस एस अपॉन एन लगभग बराबर होगा एस अपॉन एन के, क्योंकि एस अपॉन एन इज मच लेस देन 1। एस बहुत छोटी राशि ली है एन की तुलना में, एस अपॉन एन बहुत छोटा है, इसलिए log 1 प्लस एस अपॉन एन इसका विस्तार करने पर केवल एक टर्म रहेगी एस अपॉन एन, अन्य टर्म आएंगी इसकी हायर ऑर्डर, इसकी अधिक पावर्स की, जिनको हम नगण्य मान लेंगे। इसी तरह से log 1 माइनस एस अपॉन एन ये बराबर होगा माइनस एस अपॉन एन, तो log r अब बराबर आएगा माइनस एन प्लस एस इंटू log 1 प्लस एस अपॉन एन को हमने लिख लिया है एस अपॉन एन, और अगली टर्म में है माइनस एन माइनस एस, और log 1 माइनस एस अपॉन एन को लिख लेंगे माइनस एस अपॉन एन। log 1 प्लस एस अपॉन एन का विस्तार करें, log 1 माइनस एस अपॉन एन का भी विस्तार करें। विस्तार में केवल पहली टर्म ही रहने दें, और वो पहली टर्म है log 1 प्लस एस अपॉन एन में एस अपॉन एन, और log 1 माइनस एस अपॉन एन में पहली टर्म आएगी माइनस एस अपॉन एन। ब्रैकेट खोल लें तो ये आएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन प्लस एस माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन, तो यह बराबर आया -2 टाइम्स एस स्क्वायर अपॉन एन, या -2 टाइम्स एस अपॉन एन का स्क्वायर इंटू एन। एन से गुणा कर दें, एन से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स एस अपॉन एन का स्क्वायर इंटू एन। ये log r था। log r बराबर है -2 एस अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन, तो r बराबर होगा e टू दी पावर -2 टाइम्स एस अपॉन एन का स्क्वायर इंटू एन। एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों तरफ, तो e टू दी पावर log r बराबर होगा r, और राइट हैंड साइड में आएगा e टू दी पावर -2 एस अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन। तो यह रेशियो, यह अनुपात दोनों प्रायिकताओं का पी एन प्लस एस एन माइनस एस डिवाइडेड बाई पी एन एन बराबर आया ई टू दी पावर -2 एस अपॉन एन का स्क्वायर इंटू एन। एन के विभिन्न मानों के लिए
ये जो अनुपात हमने ज्ञात किया है आर, दोनों प्रायिकताओं का अनुपात पी एन प्लस एस एन माइनस एस अपॉन पी एन एन, इसका ग्राफ एस अपॉन एन के साथ खींचते हैं। तो यह ग्राफ इस चित्र में दिखाया गया है। यह ग्राफ है रेशियो आर का, जो इन दोनों प्रायिकताओं का अनुपात है। ऊपर है प्रायिकता एन प्लस एस एन माइनस एस स्थूल अवस्था की, नीचे है प्रायिकता सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था की पी एन एन, और इस आर रेशियो का ग्राफ हमने खींचा है एस अपॉन एन के साथ। एक्स अक्ष पे है एस अपॉन एन। तो हम देख रहे हैं कि जब एस अपॉन एन का मान 0 हो, जब एस 0 है, तो एस 0 होने पर यह होगा e टू दी पावर 0 आर का मान, और e टू दी पावर 0 बराबर होगा 1। तो इस आर रेशियो का मान अधिकतम होगा 1 के बराबर। एस 0 होने पर हम यहाँ से भी देख सकते हैं एस 0 है, तो इस रेशियो में ऊपर भी पी एन एन हो जाएगा, नीचे भी पी एन एन है, इसलिए आर बराबर 1 आ जाएगा। ये आर बराबर 1 अधिकतम मान है, जबकि एस 0 है, एस अपॉन एन 0 है। इसके बाद एस अपॉन एन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी एस का मान बढ़ता जाएगा, तो इस आर का मान तेजी से घटता जा रहा है। यानी इस प्रायिकता का मान कम होता जाएगा, पी एन प्लस एस एन माइनस एस का। पी एन एन ये सर्वाधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था है, इसकी प्रायिकता सबसे अधिक है। यदि हम इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पी एन प्लस एस एन माइनस एस, ये प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो ये मान इसकी तुलना में कम होगा, यानी आर का मान 1 से कम होता जाएगा। और यदि एस का मान बढ़ाते जाएंगे, तो यह प्रायिकता पी एन प्लस एस एन माइनस एस कम होती जाएगी, और ये रेशियो आर अनुपात भी कम होता जाएगा। 3 ग्राफ हमने प्लॉट कर रखे हैं, एक एन बराबर 10 के लिए, एक एन बराबर 100 के लिए, और एक एन बराबर 1000 के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यदि एन का मान जितना अधिक होता जा रहा है, यह जो वक्र है, ग्राफ है, उतना ही ज़्यादा तीक्ष्ण होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा शार्प होता जा रहा है। यानी एन का मान यदि अधिक है, तो इस रेशियो का मान बहुत तेजी से कम हो रहा है एस अपॉन एन के बढ़ने पर। स्थूल अवस्था एन प्लस एस एन माइनस एस की प्रायिकता पी एन प्लस एस एन माइनस एस का मान, एस का मान बढ़ने पर इस प्रायिकता का मान बढ़ता नहीं है, घट रहा है। इसलिए यहाँ पर भी सही कर लें, एस का मान बढ़ने पर इस प्रायिकता पी एन प्लस एस एन माइनस एस का मान घटता है, कम होता है, जैसा कि इस ग्राफ से भी दिख रहा है। इस प्रायिकता का मान घटता जा रहा है जैसे जैसे एस अपॉन एन का मान बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो आर का मान भी घटता जा रहा है। तो यहाँ सही कर लें, इस प्रायिकता पी एन प्लस एस एस एन माइनस एस का मान एस का मान बढ़ने पर घटता है, और एन का मान बढ़ने पर ग्राफ अधिक तीक्ष्ण होता जाता है। 3 ग्राफ हैं। एन बराबर 1000 जो सबसे ज़्यादा है एन लिया है, इसके लिए वक्र सबसे अधिक तीक्ष्ण है, और एन बराबर 10 जब एन का मान कम है, तो ये वक्र कम तीक्ष्ण है।